नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नया लुक। आज हम उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण पर बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से सरकार एक चुनाव के दौरान जनता को किन किन वादों के साथ जनता के साथ उतरती है। पहले की सरकारें जब आया करती थी, चुनाव हुआ करते थे, तो अपनी उपलब्धियों को सरकारें गिनवाती थी। उन्होंने क्या काम किए हैं उस पर बात करती थी। जनता को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, क्या क्या उनको संसाधन मुहैया कराए गए हैं, उस पर बातचीत होती थी। लेकिन आज का समय ऐसा बदल चुका है कि सरकारें जातीय समीकरण साधने पर लग जाती है। मुद्दा गर्म है और मुद्दा काफी विस्तृत भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही सियासी समीकरण सटीक तरीके से तय किए जाते हैं, चाहे वह केंद्र की सत्ता का रास्ता हो, चाहे प्रदेश की सत्ता का रास्ता हो। उत्तर प्रदेश से ही सारे रास्ते होकर निकलते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं नया लुक स्टूडियो में। किसान समिति से कन्हैया यादव भारतीय जी मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हाई कोर्ट के अधिवक्ता अरविंद केसरवानी भारतीय जी मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पीएन पांडे जी मौजूद हैं, जो कि सामाजिक विस्तृत तरीके से राय को रखेंगे और सामाजिक कार्यों पर अपनी चर्चा को आयाम देंगे। कन्हैया जी, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से घिरी हुई है सबसे पहले किसानों से, और लगातार जिस तरीके से दिल्ली में किसानों का आंदोलन चाहे चल रहा हो, चाहे यूपी में, उत्तर प्रदेश में किसानों को लामबंद करने की बातें रही हो, सरकार ने जिस तरीके से किसानों को अलग किया और किसानों के आंदोलन पर अंकुश लगाया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही और क्या अभी तक का अवलोकन रहा? गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं नया लोग को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बुलाया और ये आयोजित किया ये कार्यक्रम। जी गुरु जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सरकारें हैं, वर्तमान में जो सरकारें चल रही वो हों या जो है पहले भी जो सरकारें रही हैं, इन सरकारों ने कभी मुद्दे पे चुनाव लड़ा ही नहीं। जी ये सरकारें हमेशा से जातीय रंग में रंगने का प्रयास करती हैं, और चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो या चिकित्सा का मुद्दा हो या सरकार के और काम हैं, उन पे सरकारें चुनाव नहीं लड़ा करती हैं। जब भी चुनाव नजदीक आता है तो आप देख रहे होंगे इस समय प्रदेश में बहुत सारे जातीय सम्मेलन हो रहे हैं, बहुत सारी जातियों से संबंधित पार्टियां जो है इस समय मैदान में नजर आ रही हैं। तो सरकारें अपने कामों को नहीं गिनाती हैं, ना उन कामों पे वोट मांगती हैं, बल्कि वो जातीय आधार पे वोट मांगती हैं और लोगों को भटकाने का काम करती हैं। वो कन्हैया जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से किसान आंदोलन पर सरकार की क्या भूमिका रही है, और सरकार ने किसानों को किसानों की चाहे योजनाओं पर हम बात करें, चाहे किसानों को सुविधाओं पर हम जो सरकार अभी वादा करती है, जो अपना दमखम भरती है कि किसानों को हमने ये सुविधाएं दी, वो सुविधाएं दी, उस पर मैं आपकी गौरव जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है जी, जो मुझसे संबंधित भी है, क्योंकि मैं किसान हूं और किसान का दर्द समझता हूं। एक छोटे से उदाहरण से मैं अपनी बात बताना चाहूंगा। इस देश में छोटी सी चीज से लेकर के, सुई से लेकर के हेलीकॉप्टर तक, माचिस की एक डिबिया से लेकर के शैम्पू खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, तो उसको खरीदने के लिए एक रेट निश्चित है, और उसका रेट निश्चित कौन करता है? उसका रेट निश्चित करता है उसको बनाने वाला। बिल्कुल। क्या इस देश में किसान को अपनी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है? आज तक किसी सरकार ने इस पे कोई काम नहीं किया। और जब किसान इस मांग को लेकर के सरकार के दरवाजे तक जाता है, एक आंदोलन खड़ा करता है, जो आंदोलन पिछले 8 महीनों से चल रहा है, तो उसको इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से उस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया। आप सारे लोगों ने इस चीजों को देखा है, और इसमें सरकार सफल जब नहीं हो पाती है, आंदोलन को कई तरीके से तोड़ने का प्रयास किया गया। और ये किसान आंदोलन मैं बताना चाहूंगा, ये इस देश का ही नहीं, विश्व का लगभग, मैं आंकड़े के साथ बताना चाहूंगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन हो गया है। ये कई देशों से इसको सहयोग प्राप्त हो रहा है, वहां से संवेदनाएं किसानों के साथ लोगों की जुड़ी हुई है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? वो मुद्दे से भटकाने का काम हमेशा कर रही है। हम लोग किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, समय समय पे भाग लेते रहे हैं, और सरकारें मुद्दों पे बात ना करके, मुद्दे हमारे क्या हैं? हम कह रहे हैं कि आप अगर हमें कोई लाभ दे रहे हैं और वो हमको सूट नहीं कर रहा है, वो हमको फायदा नहीं दे रहा है, हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो आप जबरदस्ती हमको कोई लाभ देंगे? जी बिल्कुल। हमको कहा जा रहा है। कन्हैया जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको विदेशों से सहायता भी मिल रही है,
लेकिन सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि हों या फिर जो है पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये विदेशी फंडिंग से देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। गौरव जी, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, आपने मेरी बात को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश करने का प्रयास किया है। जी नहीं, मैं तोड़ मरोड़ के नहीं पेश करना चाह रहा हूँ, ये सरकार के प्रतिनिधियों का दावा है, उनका कहना है। सरकार तो आरोप लगाती रही, मैंने कहा कि हमको संवेदनाएं मिल रही हैं, हमको आर्थिक सहयोग की बात मैंने कहीं नहीं किया है। भावनात्मक रूप से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरे विश्व से इस तरीके के मीडिया में भी खबरें हैं और लोग हमको सहयोग कर रहे हैं, वो भावनात्मक रूप से सहयोग कर रहे हैं। जहां तक आपका प्रश्न है आर्थिक का, आर्थिक हम लोग पूरा किसान आंदोलन अपने ऊपर चल रहा है, किसानों के सहयोग से चल रहा है, ना इसमें किसी सरकार की कोई फंडिंग है और न किसी कोई मीडिया का विदेशी कोई फंडिंग है। इसको मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरा जो मैं बात उदाहरण के साथ रखना चाह रहा था उसको मैं पूरा करना चाहूंगा। जब कोई भी सामान खरीदिए उस पे एक रेट निश्चित किया जाता है, तो किसान को अपने अन्न का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार क्यों नहीं है? ये मेरा सरकारों से प्रश्न है आपके माध्यम से। और अगर हम ये कहते हैं कि ये जो 3 कानून आप हमें लागू कर रहे हैं, कह रहे बहुत अच्छे हैं, वो हमको लगता है, हम मानते हैं कि ये हमारे लिए फायदे का नहीं है, आप इसको वापस ले लीजिए, तो इनको वापस लेने में क्या समस्या है? और हमारा एक ही 2 मांगे हैं, केवल बड़ी 2 मांगे हैं कि आप ये कानून वापस ले लीजिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे आप गारंटी कर दीजिए। गारंटी किस चीज की कर दीजिए कि आप जो रेट निर्धारित करेंगे हमारी फसलों का, उस पे चाहे उसको सरकार खरीदे, चाहे वो बिचौलिया कोई खरीदे, चाहे कोई आढ़ती खरीदे या साहूकार खरीदे, उस रेट से नीचे हमारा गेहूं, हमारा धान, हमारा गन्ना न बिके। और अगर कोई ऐसा खरीदता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। इतनी सी हमारी मांग है, जिसको लेकर के हम पिछले 8 महीनों से पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और इस सरकार के ऊपर जू नहीं देख रही है। चलिए कन्हैया जी, पीएन पांडे जी, आपसे जैसा कि कन्हैया जी ने बताया कि सरकार का जो तंत्र है, सरकार जो है किसानों के आंदोलन को दूसरी तरीके से देखती है। कन्हैया जी ने कहा कि किसानों को उनके जो किसान बिल हैं वो नहीं समझ में आ रहा है तो वापस ले लेने चाहिए। लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि सरकार यदि करों की दर जनता से पूछकर निर्धारित करने लगेगी तो जनता क्यों चाहेगी कि हमारे कर को इस रेट में तय किया जाए या फिर इस मूल्य पर तय किया जाए? देखिए, किसान आंदोलन की जहाँ तक बात है जी, तो किसान आंदोलन शुरू जिस तरीके से हुआ था जी, और बाद में जिस तरीके से विदेशी फंडिंग आना शुरू हुई और कुछ वामपंथी शक्तियाँ, तो मुझे तो लगता है कि अब किसान आंदोलन केवल नाम मात्र का रह गया है। नहीं, मैं बीच में आपको रोकूंगा, इसलिए रोकूंगा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि विदेशी फंडिंग हुई है या ये आंदोलन गलत रूप पे जा रहा है? क्या इस देश में लोकतांत्रिक अधिकार भी नहीं है किसान को अपना हक मांगने का अधिकार? और इसी अधिकार के तहत आप जो है बीच रास्ते पे आप टेंट लगा के और धरना प्रदर्शन नहीं, ये हमारा देश है, हम यहाँ आंदोलन करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार हमको प्राप्त है। मैं इस पे टिप्पणी करना चाहूंगा, जैसा कि हमारे साथी बोल रहे हैं कि ये टेंट लगा के किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमें संविधान अधिकार देता है। हमें संविधान आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 कहता है कि आप अपने जो विचार हैं, जो आप बोलना चाहते हो, उसकी आजादी है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी आपको दी जाती है। दूसरा, आपको 19 सेक्शन 1 का बी कहता है कि आप शांतिपूर्ण, बिल्कुल आप सुनिएगा, निष्कर्ष होकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग अगर सरकार के तहत रखते हैं तो वो कानूनी रूप सही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो असंवैधानिक है जब हमें संविधान दे रहा है, इसके लिए अधिकार दे रहा है? पांडे जी, आपका कहना है रोड पर टेंट लगा करके मैं पूछना चाह रहा हूँ, नहीं एक मिनट, नहीं अपने साथी से ही पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको आंदोलन करने के पूर्व या पहले प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य है या नहीं? जो चीज कानून की आप बात कर रहे हैं, क्या कानून में ऐसा कोई सेक्शन है? मैं कहना बताना चाहूंगा, बिल्कुल सेक्शन ऐसा है। वो 19 सबसेक्शन 1 का सी कहता है। वो ये कहता है कि आपको कुछ कंडीशन पे प्रशासन से पहले पूर्ण अनुमति लिया जाता है। वो कंडीशंस क्या होंगी, उस कंडीशंस को फुलफिल करना। मगर जहाँ पे वो कंडीशन है, वहाँ पे अनुमति लेने के पहले ही जब किसानों को रोक दिया गया दिल्ली की सीमा, तो अनुमति कैसे लेंगे? कैसे अनुमति ली जा सकती? दिल्ली की सीमा पे रोक दिया गया। देखिए, आंदोलन का अपना एक रूप। देखिए, अनुमति आप देखिए, इधर कुछ दिनों से कुछ विचित्र तरीके के आंदोलन चल रहे हैं। आप बताइए क्या आंदोलन में बता रहा हूँ, जी आप बताइए, उसको स्पष्ट। आप ये देखिए, जैसे क्या होता है कि सड़क पे आंदोलन करना, इसके लिए आपको जगह अलॉट की गई है, आप जंतर मंतर करते,
आप रामलीलाम करते थे। जंतर मंतर तक तो आप जाने ही नहीं दिया जा आप रहा है बताना चाहोगे ये जंतर मंतर तक पहुंचे कहाँ पाए? जंतर जब मंतर उनको तक तो पहले जाने रोक नहीं दिया दिया गया, मैं जब आपको नहीं अधिकार दिया जा रहा है कि आप पूर्ण अनुमति लें, उनके पास पहुंचे, तो आप कैसे वहां पूर्ण अनुमति लेंगे? पहले मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इसमें जो है सरकार की तरफ से जो वार्ता की गई, सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से जो वार्ता की गई, कई राउंड वार्ता की ज्यादा तो मुझे जानकारी है नहीं, लेकिन जितनी मुझे डीपली जानकारी मैं बता रहा हूँ, सरकार की तरफ से बात की गई, बार बार बात की गई किसान पदाधिकारियों किसानों के साथ और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गई। तो जो ये किसानों का अड़ियल रुख मैं कहूंगा कि पहले तीनों कानून रद्द किए जाएं, तब वार्ता होगी। नहीं सरकार ने कहा कि जहां को दिक्कत है, आप अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, मुझे जानकारी है, सरकार आप ने अपनी कहा, जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने कहा कि आप जहां कहीं आपको सीओटी की दिक्कत जी वहां हम लिख के रिटर्न में लिख के देने के तैयार हैं। ऐसा सुनिए, ऐसा मैंने समर्थन मूल्य पे तो नहीं लिख के देने को तैयार हुए, वो भी किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमें आप गारंटी दीजिए उसकी। हाँ, एमएसपी का जो मामला है वो इसके पहले भी पूर्व की सरकारों ने जो है इसको लटकाए रखा, तो ये भी सरकार निश्चित रूप से तो पूर्व की सरकारों को तो हटाया इसी बात पे गया था कि वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, मोदी सरकार काम करेगी, और मोदी भी सरकार अगर उसी राह पर चलेगी तो कैसे देश का भविष्य? मुझे नहीं लगता किसी सरकार के पास ऐसा कोई दंड हो जो आते ही तुरंत मामला नहीं आते ही नहीं, सरकार को 7 साल हो गए काम करते हुए। हाँ, लेकिन ये है कि ये सरकार की, मेरे हिसाब से सरकार की बड़ी फेलियर है किसान मुद्दे पे, जो अभी तक समाधान नहीं कर पाया। चलिए, आपने माना कम से कम कि सरकार का बड़ा फेलियर है। अरविंद जी, बेरोजगारी के मुद्दे से उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत जूझ रहा है। जगह जगह तस्वीरों में बैनर लगाए गए हैं, बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं जिसमें थैंक यू पीएम को बोला गया है, उनको थैंक यू किया गया है। वो चाहे ओबीसी संघर्ष यूनियन रहे हों, एससी संघर्ष यूनियन रहे हों, या फिर चुनाव के ध्रुवीकरण को देखते हुए सतीश मिश्रा जी को जो है जिस तरीके से बीएसपी ने लॉन्च किया है ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर के। लेकिन प्रदेश की जनता को जब रोजगार की बात करने आप जाएंगे समाज में, तो सिर्फ योगी जी या उनकी सरकार के द्वारा सिर्फ 6 लाख का झुंझुना दिया जाता है, जिसमें पंचायत सहायक जैसी भर्तियां आई हैं जिसकी सैलरी भुगतान सिर्फ 6,000 रुपए मात्र है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौरव जी, पहले तो आपको समझना होगा कि जो आपने पहला प्रश्न किया कि ये जो बैनर लगाए जा रहे हैं थैंक यू के, चाहे ओबीसी हो या फिर वो एससी के हो या फिर अलग समुदाय के हो, तो ये कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो सबसे एक हॉट टॉपिक है हमारे देश जूझ रहा है बेरोजगारी का, उस पर बात न करके उसको भटकाया जा रहा है। अभी क्या हो रहा है कि हम अगर बेरोजगारी बात करेंगे तो सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। अगर वो उसके पास रोजगार उसने दिए हैं तो वो दिखाए इस चीज को, क्योंकि उनके पास वो मुद्दा नहीं है, उनके पास वो जवाब नहीं है, इसलिए वो जातीयता पे समीकरण करते हैं। वो चाहते हैं कि इन लोगों को जातीयता में बांटा जाए, इन लोगों को इसमें उलझाया जाए, अपना वोट बैंक साधा जाए। अब बात करते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी जैसा कि आपने देखा होगा, अभी हमारा यहाँ पे जो 102, 108 का जो कर्मचारियों ने हड़ताल किया है, एम्बुलेंस हड़ताल किया है, आपने वहां देखा वहां के जो कर्मचारी हैं हजारों हजार वहां इको गार्डन में इकट्ठा हुए हैं और उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है, उनको सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ बेरोजगारी की सीमा है कि बेरोजगारी के नाम पे संविदा से झुंझुना पकड़ाया गया है। जो संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट में कहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का शोषण करने वाला यंत्र। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट यही है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक ऐसा नियम शर्त बनाई जाती है जो उनको शोषित किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस समय जब से निजीकरण को हमारे प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया ने जब से निजीकरण का जमुना फैलाया है, तब से ये संविदा जैसी पद्धति को और अपनाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। और इसमें दिन प्रतिदिन आए जैसे आप इको गार्डन जैसे आपने देखे हैं, देख रहे हैं, उन जैसे आए झुंझुने आपको देखने मिलते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा झुंझुना है और शोषित करने का लोगों का। पांडे जी, सरकार ने जिस तरीके से एम्बुलेंस कर्मचारी, चूंकि वर्तमान में काफी बड़ी संख्या में आंदोलनरत हैं लखनऊ की इको गार्डन में, सरकार बिल्कुल बेसुध हो चुकी है, कान उसके बहरे हो चुके हैं, लेकिन वहां पर कोई सुनने वाला भी नहीं है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, जब जनता अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर के कहीं एकत्र होती है, आंदोलन करती है, धरना करती है, तो सरकार उनको बाहर का रास्ता दिखा करके उनकी जगह पे दूसरी वैकेंसियां करने के आदेश दे देती है कंपनियों को। ऐसी प्रक्रिया को कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि ऐसे फिर शोषण और ज्यादा बढ़ने लगेगा। देखिए, एम्बुलेंस चालक का ये जो मुद्दा है और ये धरना प्रदर्शन हो रहा है इको गार्डन में,
और इतना लंबा चल रहा है ये आंदोलन जी तो मैं तो पहली नजर में इस सरकार की बड़ी फेलियर मानता हूँ जी कि एम्बुलेंस जैसे संवेदनशील मुद्दे पे सरकार के अभी किसी मुलाजिम ने जो है जाके वार्ता नहीं की जी। लोगों से। 23 करोड़ लोगों की जिंदगियां इस पर डिपेंड करती हैं। सरस्वती जी, इस पे मेरी बात रखना चाहूंगा। जैसे आपने बात की यहाँ पे कानूनी संवैधानिक अधिकारों की, जी तो जो संविधान है, जो सरकार ने जो कानून बनाए हैं, अगर न्यूनतम अधिनियम जो वेतन अधिनियम है 1946 वो सब देखें, वो कहता है कि आपको न्यूनतम एक मजदूरी देनी होगी। अगर उस दर को देखें तो अभी श्रम मंत्रालय का इन जो हम लोग बात चर्चा कर रहे हैं 102 108 का कर्मचारियों की हड़ताल की, तो उनके लिए ये आया निर्णय कि आप 18,000 रुपए कम इनको वेतन नहीं देना है। तो मगर सरकार अभी जी, तक इस चीज को सुनी नहीं है। अरविंद जी, तो श्रम मंत्रालय उस समय कहाँ जाते हैं जब अखबार में इश्तेहार बड़ा बड़ा दिया जाता है और सीधे तौर पर लिख दिया जाता है वेतन मात्र 6,000 रुपया और पंचायत सहायक की 58,000 वैकेंसियां निकाली जाती हैं और सरकार द्वारा ये भी दावा ठोक दिया जाता है कि ये हमने इतने रोजगार दिए हैं। ऐसी सिचुएशन में श्रम मंत्रालय आपको पता ही है कि जितने भी ये प्रशासनिक जो आज की टाइम कार्यवाही की जा रही है और जो ये श्रम मंत्रालय है उसी का विंग है जी। अगर इसके लिए हमें आपको आवाज उठाना होगा, वो आवाज नहीं उठाएंगे। अगर आप ये जो आप बता रहे हैं जो 6,000 रुपए आपका इस्तेहार आया और उसमें जो श्रम मंत्रालय बिल्कुल इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो श्रम मंत्रालय कहता है कि हर एक कैटेगरी के लिए उनका न्यूनतम वेजेस जो है वो फिक्स किए गए जी, तो उसको पालन करना होगा। अगर नहीं होता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। चलिए कन्हैया जी, फिर से एक बार किसानों का मुद्दा, चूंकि उत्तर प्रदेश में किसान पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं, चाहे वह सरकार के दबाव के चलते हो, चाहे वह किसानों की जानकारी का अभाव हो। क्योंकि दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार डटे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जोश खरोश नहीं दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन में नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे किसान आंदोलन में शामिल हैं और वो हैं, वहां पे रह भी रहे हैं। लेकिन सरकारें यहाँ से किसानों को जाने नहीं दे रही हैं। जो भी जत्था हमारा निकलता है, जाने का प्रयास करता है, उनको रोक दिया जाता है। पहली चीज तो सरकारें, जैसे अभी चर्चा हो रही थी, इतने एम्बुलेंस कर्मचारी आंदोलन पे हैं, बहुत सारी बेरोजगारी की बातें आप लोग कर रहे थे। ये सरकारें पूंजीवाद की तरफ जा रही हैं। ये किसी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए ये सारा घटनाक्रम उसी के लिए चल रहा है। चाहे ये एम्बुलेंस का आंदोलन है, वो भी किसी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए उनका टेंडर कैंसिल करके दूसरी कंपनी को दिया गया, या ये किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन में इसीलिए किसान आंदोलन है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जो भरण पोषण के लिए अन्न की व्यवस्था है वो किसी पूंजीपति के हाथ में न जाए। ये तीनों कानून पूरी तरीके से ये कृषि को भी पूंजीपतियों के हाथ में देने के लिए बनाए गए हैं। तो ये सारे मुद्दे एक ही जगह से जुड़ते हैं कि सरकार क्या सोचती है। सरकार सोचती है कि हम कुछ पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश की संपत्ति को, देश के संसाधनों को उनके हाथों गिरवी रखना चाहती है सरकार। और जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, 8 महीने से आंदोलन चल रहा है और किसी भी जगह पे आपको आंदोलन कमजोर नहीं नजर आएगा। बरसात हुई, ठंडी हुई, गर्मी चल रही है, फिर बरसात आ रही है, कहीं पे भी आंदोलन आपको कमजोर नहीं नजर आया है। और आंदोलन में भीगते हुए भी किसान आपको नजर आएंगे। ठंडी में वो ठिठुरे हुए थे, लेकिन हम अपने मुद्दे के साथ डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार मान नहीं जाती है। या तो सरकार मान जाएगी या हम लोग सरकार को बदल देंगे। पांडे जी, कन्हैया जी ने आरोप लगाया सरकार पर कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देकर के लोगों का शोषण चरम सीमा पर कर रही है। क्या सरकार प्राइवेट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि लोगों को किस तरीके से व्यवस्थित रोजगार की गारंटी दी जाए? बिल्कुल दूसरे ऑप्शन है। निश्चित रूप से सरकार को इस पे सोचना चाहिए जी कि जिस तरह अंधाधुंध प्राइवेटीकरण हो, राजनीतिकरण लोग कर रहे हैं, जी निश्चित रूप से सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और लोकहित में जी और किसानों को देखते हुए लोकहित में निर्णय लेना चाहिए। लेकिन आज ये जो आ गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जी या निजीकरण के और बहुत साधन आ गए हैं। जी जी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी ये अर्ध बेरोजगारी की जी कि 18,000 रुपया आपका श्रम मंत्रालय 18,000 रुपया कहता है, उससे नीचे आप दे नहीं सकते जी और आपकी स्टेट गवर्नमेंट 6,000 रुपया वेतन दे रही है, मासिक वेतन। जी तो ये जो मुझे लगता है कि दोनों लोग गैप है सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों में, जी इसका भी जनता को भारी नुकसान हो रहा है।
पांडे जी, मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सरकार की जो कि चूंकि 2022 में उत्तर प्रदेश के आम चुनाव है, मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश से होकर के ही, चाहे वो केंद्र का रास्ता हो चाहे उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता हो, उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। तो इस समय जातीय समीकरण जिस तरीके से, चाहे वर्तमान की सरकार हो या फिर पूर्ववर्ती सरकारें रही, वो इस समय साधने में लगी हुई हैं, उसको किस लिहाज से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अगर राजनीति आप समझते हैं तो आप ये जानिए कि राजनीति में हमारे वहाँ जो पैटर्न, राजनीति पक्ष विपक्ष दो लोग मुद्दे पे लड़ते हैं जी। तो विपक्ष के पास जो अब तक सबसे बेहतरीन मुद्दा था जी। और जिसपे सत्ता पक्ष घिरा रहता था जी। वो जातिगत आधार। ये आप देखेंगे सपा बसपा का उद्भव आप जब देखेंगे, दोनों लोगों में जातिगत आधार है। एक दलित की राजनीति करके ऊपर आए और एक ओबीसी की राजनीति करके ऊपर आए। तो इनको इन्हीं के स्टाइल में मात देना, इस समय की जो गवर्नमेंट है या जो सत्ताधारी दल है, वो इन्हीं के तरीके से मात दे रहा है। जातीयता का जो अभी जातीयता का ताना बाना पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं, वो इनको इन्हीं के तरीके से मात देने की तैयारी है सरकार की। इसके आधार पे आप देखिए, ओबीसी समाज अभी आप बोले हैं कि थैंक्स मोदी जी दिख रहा है, या दलित समाज लिख रहा हो, तो वो एकदम सेम सपा बसपा को टारगेट करके चल रहे हैं। आप इसमें प्रदेश की जनता का कहीं भला नहीं है जी। अगर आप प्रदेश की जनता का सोच रहे हैं तो वो नहीं है। मतलब ये कि सत्ता की कुर्सी के घमासान के चक्कर में जनता का हिस्सा, अरे अगर ये कुर्सी सत्ताधारी पार्टी पास नहीं रहेगी तो किसके पास जाएगी? मुख्य विपक्षी दल या विपक्षी दल जी। तो ये मुख्य विपक्षी दल और विपक्षी दल पे टारगेट है जी, कि आपका जो सामाजिक समीकरण है या आप का जो जातीयता राजनीतिक आधार है, हम उस पर ही चोट करेंगे।